इस्लामिक नए साल की शुरुआत के साथ माह मुहर्रम का चांद दिखते ही इलाहाबाद का मशहूर मुहर्रम, जो कि सभी जाति धर्म के लोग मिलकर गमे हुसैन मनाते हैं, यहाँ पर 200 साल पुराने ऐतिहासिक इमाम बाड़े की कुछ विवादों के कारण जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आज वो शौकत भारती जी हमारे साथ हैं। शौकत भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, तो आपकी जीत मुकम्मल हुई और ये जीत होने के बाद ये पहला मुहर्रम पड़ रहा है। आपके इमाम बाड़े पर क्या तैयारियां हैं? बहुत अच्छी बात आपने की कि जीत तो मुकम्मल हुई और इस लड़ाई को लड़ना आसान नहीं था। पहली बात तो ये समझ लें, इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की इंक्वायरी सेटअप हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल की इंक्वायरी सेटअप हुई, माइनॉरिटीज कमीशन की इंक्वायरी सेटअप हुई और सब की ये जांच मेरे पास ये है। देखिए, ये है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद में, ये जिसमें एडीएम इसके हेड हुआ करते थे, ठीक है, एडीएम है, इसमें एसपीसीटी हैं, इसमें विकास प्राधिकरण के लोग हैं, सभी लोग हैं। और इसमें मैंने ये साबित किया है कि इसमें खुद एडीएम ने जो कमेटी है कि इमामबाड़े 200 वर्ष पुराने इमामबाड़े को गिराकर उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया। रिपोर्ट आ गई थी कब? 2016 में। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मैंने लड़ाई बंद नहीं की। प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ वक्फ लूट है उसमें भी ये लड़ाई हुई, पूरा किया, रिपोर्ट सही आई, मुझे साथ नहीं दिया गया। इस लड़ाई को आप प्रधानमंत्री तक लेकर गए? सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ये 36 पन्नों की रिपोर्ट है, ये आपके सामने है। इंसाफ नहीं मिला। इमामबाड़ा पहले कैसे था और आज कैसा है, ये यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये जो हमारे विजुअल्स चल रहे हैं, इन विजुअल्स को आप अगर देखेंगे तो इस विजुअल्स के अंदर आपने जो चीज़ें दिखा रखी हैं वो सब अपने आप, आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया है, इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो विजुअल देखेगा, देखिए आप लोग विजुअल्स देख सकते हैं किस तरह से ये इमामबाड़ा पहले था और किस तरह से ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है, ये इमामबाड़ा। इस तरह की चीज़ों को रखा मैंने। और फिर ये जो रिपोर्ट है, आजम खान ने जो नाम वसीम रिजवी का इससे निकाल दिया था, ये है, देखिए, इनके ऊपर बहुत ही सिंपल धाराओं में 147 से 148 में हुआ था। इसमें 500-700 रुपए का फाइन है, लेकिन मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप को बुलडोज कराने के लिए 153 है, 295 है जैसी गंभीर धाराएं में इनका चालान करवाया है, इनका भी। और वसीम रिजवी का जो नाम आजम खान के दबाव में निकाल दिया गया था वो दोबारा डाला गया है। और मुझको उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ने, दोनों ने 1.5 साल पहले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश किए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक मैंने देखा, पिछले दिनों वहां डेमोलेशन हुआ, तो मेन मेरा सवाल ये था, इस बार वहां पर इमामबाड़े पर मुहर्रम में क्या तैयारियां आप लोगों की? मैं आपके उस सवाल का जवाब दे रहा था, चूंकि मैं चाहता था कि ताकि अगर मेरा वीडियो चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद देखे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता रहता है, उसको नहीं पता कि पिछला क्या है, तो उसको पता चले कि 200 साल पुराने इमामबाड़े की सिचुएशन क्या है। इस मुहर्रम के आने से पहले जब 14 मार्च 2021 को इस इमामबाड़े को पर बनी हुई कमर्शियल मार्केट को बुलडोज किया गया, उसी वक्त मैंने आलोक पांडे जी से कहा था, देखिए 6 महीने बाकी हैं मुहर्रम में, आप पूरा इंतजाम कर दिएगा। मैंने इसी 30 तारीख को इमाम जुमा हसन रजा जैदी साहब ने मेरे यहाँ बैठकर एक मीटिंग की और मीटिंग में ये तय हुआ कि अगर कोई काम नहीं होगा तो हम लोग जुलूस निकालकर प्रोटेस्ट करेंगे। तो हमको जुलूस नहीं निकालना पड़ता, हम एक बार ये जुलूस निकाल चुके हैं, आपके विजुअल के अंदर हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इनकी शक्ल देख लीजिए। हमने स्पॉट पे धरना दिया था, ये काम हम करने जा रहे थे कि फौरन वहाँ के ऊपर 1 तारीख से कार्रवाई हुई। और कार्रवाई करने के बाद वो जो बिल्डिंग थी, उसका जो मलबा था, उसे तोड़कर डंप कर दिया गया। पहले 24 फीट इमामबाड़ा नीचे हो गया था, यानी इमामबाड़े को ग्राउंड से इन लोगों ने क्या किया था, शिफ्ट करके फर्स्ट फ्लोर पर ले आए थे। ग्राउंड, बेसमेंट और फर्स्ट
तो आप बताइए कि 24 फीट पर जाया कैसे जाता। आलोक पांडे जी, मेरी उनसे बातचीत हुई कि भाई जितना मलबा है इसको इसी में डंप कर दो। इस वक्त की जो पोजीशन है कि 4 फीट ऊपर है इमामबाड़ा। अब आप बताइए कि ये जो मुहर्रम शुरू हो रहा है कल से पहले, कैसे लोग उसके ऊपर चढ़ के जाएंगे। और ये जो एडीए ने काटा है ना नीचे पिलर्स, उसके अंदर बड़ी बड़ी सरिया लगी हुई है नीचे। जी हाँ जी, मैंने खुद देखा, मैं वहाँ पर कवरेज में मौजूद था और आलोक पांडे जी से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये हम लोग डिमोलेशन कर रहे हैं, आगे इमामबाड़ा जिस तरह से यहाँ चलता था वैसे ही चलेगा। अच्छा, 4 फीट मलबा हमें और चाहिए। अगर 4 फीट मलबा नहीं मिलेगा, आलोक पांडे जी ने ये बातचीत कही और इस बात को मैंने एडीएम साहब से भी कही, डीएम साहब से भी कहा कि भाई वहां पर नगर महापालिका की तरफ से जो ये घरेलू मलबा होता नहीं, घर वगैरह, गंदगी नहीं, जो घर वगैरह तोड़ते हैं, इनकी ईंट वगैरह लाकर इसको रोलर चला के इसे बराबर कर दें। इससे क्या होगा, किसी के पैर में कोई सरिया भी नहीं लगेगा, किसी को सेप्टिक नहीं होगा। और यहाँ के ऊपर 68 दिन तक ताजिया रखा रहता है। कितने दिन तक? 68 दिन तक। ठीक है। अब आप बताइए, वो मार्केट के बीच में है, कोई आकर वहां पेशाब करने लगे और इधर लोग मस्जिद में होंगे तो लाइन ऑर्डर होगा। तो इस तरह से बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। कोई असामाजिक तत्व वहां जाकर ताजिए को डैमेज कर दे या कुछ कर दे, तो आप बताइए कि सिर्फ इलाहाबाद के लेवल पर मामला नहीं होगा। ये मुहर्रम चल रहा है, जंगल की आग के तरीके ये बात होगी कि इलाहाबाद के इमामबाड़े के अंदर ये हो गया और यहां से लेकर दूर तक बातें फैलेंगी। इस बात को इस बार भी, यानी एडीए के वीसी से लेकर, एडीएम से लेकर, डीएम से लेकर, एसएसपी से लेकर, मेयर से लेकर सीएम तक फिर इस बार लिखा पड़ेगा, वक्फ मिनिस्टर को लिखा गया और यहां तक कि शिया ये जो है क्या नाम वक्फ बोर्ड, इसके सीईओ, इनसे बात भी की है, इनको लेटर भी दिया गया। अब सारी फॉर्मेलिटी अपने तरफ से कर दी गई। आपने पूरा पेपर वर्क किया, सारे अधिकारियों के संज्ञान में मामला डाल दिया है। अब कल से मुहर्रम है जी, मुहर्रम 10 दिन बाद नहीं है जी, कल से है। तो हमारा काम होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बातों को पहुंचाएं और एडमिनिस्ट्रेशन को जितना कोऑपरेट हो सकता है उसको करें। लेकिन अगर मीटिंग में दलाल जाते हैं, मीटिंग में वो एजेंट जानते हैं जिनको पता ही नहीं कि शहर की पोजीशन क्या है, या हाँ में हाँ मिलाना जानते हैं। पहली बात तो मुहर्रम से पहले जो मीटिंग होना चाहिए उसमें रिस्पांसिबल लोगों को बुलाना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए। इसकी सिचुएशन अगर गड़बड़ होगी तो पूरा मुहर्रम गड़बड़ होगा, बिल्कुल गलत मैसेज जाएगा। तो ये सब सारी चीजें करना चाहिए। हम आज भी एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ वो जैसा, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है कि हम कैसे कायदे से मुहर्रम करें, इसका इंतजाम वो पूरी तरीके से कर दें। डीएम सर ने या मेयर ने आपको कुछ आश्वासन दिया इस मामले पर? डीएम साहब को मैं लगातार कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन डीएम साहब का जो फोन रिसीव करते हैं उन्होंने मेरी बात नहीं करवाई थी। लेकिन आज डीएम साहब की मेरी बातचीत हुई, डीएम साहब का फोन आया, डीएम साहब ने कहा कि नहीं, इसको मैं एक सिटी में स्टेट को अपॉइंट करके, आज एडीएम साहब से भी मेरी बातचीत हुई, फिर इस बीच में उनसे मेरे कम से कम 15-20 बार बातचीत हुई। तो एडीएम साहब ने इस बात को कहा कि साहब मैं इसको एक सिटी में स्टेट अपॉइंट करके बताता हूं कि बैठ के कैसे क्या करना है। तो अभी तक तो सिटी में स्टेट साहब का फोन नहीं आया, अगर आएगा तो मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूंगा। और मुहर्रम तो स्टार्ट हो गया है, आपको कोई समय सीमा दी गई या आपने कुछ कहा? मुहर्रम तो स्टार्ट हो गया है। भाई देखिए, ये बात तो मैं राइटिंग में दे चुका हूँ। सिर्फ मैं तो एक पीस लविंग सिटीजन हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या करूँ। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए किससे किससे लड़ाई नहीं लड़ी। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनी थी ऐसा ही नहीं बनी थी। करोड़ों रुपए का जिन लोगों का लॉस हुआ है वो मेरे दोस्त तो होंगे नहीं, और कैसे गिरी होगी 5 साल के अंदर बिल्डिंग, ये भी आप समझ सकते हो कितनी मेहनत करनी होगी। 4 डीएम हमने माइनॉरिटीज कमीशन दिल्ली तलब किया, संजय कुमार सिंह से लेके गोस्वामी जी तक सब वहां पर पहुंचे, एसएसपी वहां पर पहुंचे, एडीए के वीसी को मैंने तलब किया। ऐसा नहीं है, ये लड़ाई छोटी नहीं लड़ी है। और उसके बाद सबको पता ये नॉन केस है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इंटेलिजेंस नहीं जानती? सब जानते हैं। तो क्यों नहीं इसके ऊपर प्रॉपर नोटिस लेने के बाद इसको किया गया? मान लीजिए अगर डीएम सर ये कहते हैं कि इस तरह का कोई फंड उनके पास नहीं है, तो क्या आप अपने फंड से उसको करना चाहेंगे और किस कंडीशन में? देखिए, मेरी इमाम जुमा साहब से बातचीत हुई थी
उन्होंने कहा कि डीएम साहब एक कमेटी बना दें, ठीक है, उसमें उनके कोई अधिकारी हो जाएं और मतलब शहर के शिया संभ्रांत लोग हो जाएं और इसको टेक ओवर कर लें, वो खड़े हो जाएं, फोर्स वगैरह दे दें, हम लोग जो है कंट्रीब्यूट करके उसको सामने से करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मकसद ये है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इमामबाड़ा है, उसकी पवित्रता नहीं बर्बाद होना चाहिए। उसमें जाके पेशाब करेंगे तो तकलीफ हमको भी होगी ना, तो कौम दे देगी पैसा। 50 फीट की बाउंड्री है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, 50 फीट की बाउंड्री हो जाए, एक बड़ा सा गेट लग जाए, मामला खत्म हो जाएगा। और वहां जो पहुंचने के लिए वो एक अप्रोच तो पहुंचा दें कि कम से कम आदमी 4 फीट कैसे जाएगा, उसमें मान लीजिए कोई एक सीढ़ी टाइप बनवा दें, लोहे की सीढ़ी बनवा के लगवा दें, कुछ ऐसा तो करें कि जो वहां तक आदमी पहुंच सके। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप पूरी लड़ाई आपने लीगल वे में लड़ी और इस इमामबाड़े के लिए जो मलबे, गड्ढे और रास्ते, बाउंड्री की बात है, वो भी आप लीगल तरह से चाहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए मैं लीगल तरीके से चाहता हूं कि देखिए, कोई भी शख्स है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कानून के साथ चले। और मैंने इस केस में रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाया, समझ लीजिए, वरना कोतवाली से 200 मीटर के फासले पर यह 4 माला इल्लीगल इमारत खड़ी हो गई थी। गैर कानूनी इमारत को गिरवा कर बताया कि गैर कानूनी इमारत नहीं बनेगी। प्लेस ऑफ वर्शिप को बुलडोज किया गया। मैंने कानूनी लड़ाई लड़कर 153A 295A लगवाया प्लेस ऑफ वर्शिप बुलडोज करवाने वाली धाराओं को। तो क्या कानून कहता है वो मैंने किया और इसकी कानूनी लड़ाई मैंने पूरी लड़ी। मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, मुझे थ्रेट की गई, मुझको दबाने की कोशिश की गई, मुझे लालच दी गई करोड़ों रुपए की, लेकिन मैं किसी तरीके से नहीं टूटा। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर सच्चाई के रास्ते पर आप चलेंगे, और मैं इस वक्त वो एडीएम सिटी जो यहां नहीं है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं पुनीत शुक्ला जी को, कि उन्होंने कहा गलत नहीं होगा मैं जब तक हूं। आज वो नहीं है, एक अच्छा ऑफिसर था, मैं उन्हें याद कर रहा हूं। क्यों याद कर रहा हूं? अभी एडीएम साहब ने मुझसे कहा, एडीएम साहब ने जो अभी करंट है, इन्होंने भी मेरी मदद की है जो इस मामले को, यानी जो मलबे को हटवाने के अंदर। अब फिर मैं एडीएम साहब से कहूंगा कि आप इसको फिर से करवा दें, बड़ी अच्छी बातचीत होगी, हम लोग याद रखेंगे आपको। एक चीज अभी आपने कही कि जब वहाँ इमामबाड़ा स्थापित होता है तो वो 68 दिनों तक लगातार वहाँ पर इमामबाड़े पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। देखिए, मुहर्रम शुरू होता है मुहर्रम की पहली तारीख से, बल्कि चांद रात से, क्योंकि पहले ही ताजिया सज जाते हैं, ठीक है, और 8 रबीउल अव्वल को खत्म होता है। ये तो हर एक अधिकारी को पता होगा, क्योंकि जो गाइडलाइन आई है वो 68 दिन की गाइडलाइन है। डीजीपी साहब की जो गाइडलाइन है, जिससे कंट्रोवर्सी पैदा है, तो वो 68 दिन की है, उन्होंने खुद मेंशन किया है। तो उन 68 दिनों में इमामबाड़े में लोग जाएंगे। 13-14 दिन तक तो अभी मजलिस ही होंगे, फिर ताजिया रखी होंगे, फिर उसमें जाते हैं, फिर 40वें का जब जुलूस होता है तो उसके बाद लोग वहां के ऊपर जाते हैं। तो ये मुहर्रम जितने दिन तक मनाया जाता है, जितने दिन तक ये मुहर्रम है, उतने दिन तक वो सारे इमामबाड़ों को आदमी जाएगा, आएगा वहां के ऊपर। वैसे तो जाता है 12 महीने, लेकिन ये 68 दिन जो है, इसमें कोई ना कोई वहां के ऊपर पहुंचता है। तो इन 68 दिनों के अंदर कोई इंसिडेंट हो जाए तो क्या एक छोटी सी जिम्मेदारी। आज हमसे अच्छी बात की डीएम साहब ने कि अगर नहीं कुछ होता है तो मैं एक बैरिकेटिंग लगवा दूंगा पुलिस की। हमने कहा बहुत अच्छी बातचीत है, पुलिस की सिक्योरिटी बैठा दीजिए, कोई रास्ता निकाल लीजिए। अब अगर ये बैरिकेटिंग लगाकर कोई रास्ता निकाल देते हैं, जैसा आपने फंड की बातचीत की, फंड की बात कर रहे हैं, तो फंड हम लोग अरेंज करवा देंगे, करवाने के बाद हो जाए काम, अच्छी बातचीत। अच्छा, महापौर अगर चाह लें तो क्या वो इस काम को कर सकती है? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं महापौर जी का निवास स्थान भी वहां से बहुत, वो बहादुरगंज में रहती हैं, ठीक है, उनको भी मेल किया जा चुका। अभी परसों मेरी बातचीत हुई, मैं तो एक तो रेगुलर उनको फोन कर रहा था, उनका फोन पिक नहीं हुआ। मैंने इसलिए उनको फोन करना चाहा कि ताकि एक डेलीगेशन के साथ उनके साथ बैठे। मैंने उनको फोन किया तो कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन भिजवा दीजिए, मैं मेल नहीं चेक करती, कितने मेल चेक करें। तो ये कोई जवाब नहीं। पहली बात तो आपको कि भाई आप हमें टाइम दें, हम मिलेंगे। आपके पास बहुत से फंड हैं और आपका पड़ोस भी है, आपके जो क्या नाम है पति हैं वो वक्फ मिनिस्टर हैं, वक्फ की संपत्ति बर्बाद हुई है
और जिसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। तो जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है वहां महापौर जी अपने फंड से भी उसको करवा सकती हैं। हम सब उनके आभारी रहेंगे। एक अच्छे माहौल में बहुत बातचीत अच्छा है। लगा कि आपने जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी, जहां जहां दरवाजा खटखटाना था, आप गए, सबसे गुहार लगाई। और मैं भी एक अपील करना चाहूंगा प्रयागराज की महापौर जी से, क्योंकि आपकी कार्यशैली का पर्सनली मैं खुद कायल हूं। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और इस काम को भी आप करती हैं तो एक बहुत बड़ा समाज सिर्फ आपकी इज्जत जो करता है उसको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये आप मेरी समझ से एक सवाब का बाइस भी बनेगा। मेरा एक 20 सेकंड का एक मैसेज है। महापौर जी को मैं कहना चाहता हूँ, डीएम साहब को कहना चाहता हूँ, एडीएम साहब को कहना चाहता हूँ, नगर महापालिका के और जो अधिकारी हैं नगर निगम के उनको कहना चाहता हूँ, ये मुहर्रम है, ठीक है, ये पर्व नहीं है, ये दुख के दिन है। किसी को दुख मनाने दे दें, उसके लिए अगर कोऑपरेट कर देंगे तो दुआएं पाएंगे और अच्छा लगेगा। और हम लोग कह सकेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में उस पीरियड में फला डीएम साहब आए थे, फला महापौर जी थी, एडीएम साहब थे, इन लोगों ने इस समस्या का समाधान बड़ी खूबसूरती से कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि ये सब लोग इन समस्याओं को हम लोगों के साथ मिलकर बैठकर इसको हल कर दें। जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान डीएम, महापौर या किसी भी तरह से इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि ये गमे हुसैन है और इस गमे हुसैन में सभी लोग शरीक हैं। पूरी उम्मीद है मुझे इस शासन प्रशासन से कि आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक नेक कार्य के लिए बैठे हुए हैं। शहर का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए, वहां पर 68 दिन तक ताजिएदारी और इमामबाड़ा बरकरार रहेगा, जहां पर बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहेगा। वहां आने वाले जो भी श्रद्धालु होंगे, जिनकी अपनी आस्था है, वो सभी धर्म के हो सकते हैं, सभी जात के हो सकते हैं, किसी भी शख्स को कोई परेशानी ना हो। और वहां पर कोई बैड एलिमेंट्स अगर कुछ गलत करे, उसके लिए रोकने के लिए वहां पर बैरियर, बैरिकेटिंग, जो भी व्यवस्था हो सकती है उसको सुचारू रूप से कराया जाए। जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ और आपने तो मेरे दिल की बातचीत कर दी और यही होना चाहिए। क्योंकि इमामबाड़े के अंदर हर धर्म का और हर तरह का आदमी जाता है, अपनी आस्था के लिए जाता है। वहाँ के ऊपर एक दुख का माहौल है, किसी के भी दुख में आदमी खड़ा हो जाता है। तो इमाम हुसैन का दुख हो, उसमें सभी खड़े हो जाते हैं। वहाँ के हिंदू भी अक्सर आते हैं वहाँ के ऊपर, ऐसी बातचीत नहीं। और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब रही, यही तो खूबसूरती, स्पेशली इलाहाबाद की गंगा जमनी तहजीब आप देख लीजिए कि है, तो उसको बरकरार रखा जाए। जी बिल्कुल। किसी भी मुहर्रम में मैंने देखा यहाँ पर कभी माहौल नहीं खराब होता है, बहुत से शहरों में सुनने को मिलता है, लेकिन हमारा इलाहाबाद इस मामले में हमेशा आगे रहा। सब मिलजुल कर सब त्योहार मनाते हैं और गमे हुसैन की जब बारी आती है तो हमारे हिंदू भाई भी, मुस्लिम, शिया, सुन्नी सब मिलकर एक साथ गमे हुसैन मनाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि बहरहाल आपने मुझे वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कि आप जैसे के साथ हमारा यहाँ पर एक मसले पर बात हुई जो बहुत ही फिक्र करने वाला मामला था। जी जी जी, क्योंकि एक ऐसा इश्यू है जिस पे हम लोगों को बात करनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया।